KTM की 390 ड्यूक, जब आप ये बाइक लेना चाहेंगे ना तो आपके मन में ये सवाल सबसे पहले आएगा कि भाई ये बाइक बजाज की तरफ से आ रही है, KTM की तरफ से आ रही है, इसकी सर्विस कॉस्ट क्या है, क्या इसको लेने के बाद मेरा माइलेज आएगा और क्या ये बाइक मेरे को लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी कि नहीं करेगी। तो आज इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक ओनर अपना दुख अपना सुख सब इस बाइक के लेके बताएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बुलाएंगे रेडी टू फ्लाई के चैनल के ओनर को। भाई आएंगे, अपनी वीडियो बाइक के बारे में बताएंगे और काफ़ी सारी बातें करेंगे भाई से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हमारे सामने लक्की भाई आ चुके हैं। लक्की भाई कैसे हैं आप? बढ़िया मोहित भाई, बढ़िया। आप बताइए। बस सब काट रहे हैं। तो लक्की भाई मैं ज़्यादा आपसे सवाल जवाब नहीं करूंगा, कुछ सवाल रहेंगे जो मुद्दे की रहेगी, क्योंकि 390 ड्यूक मार्केट में अपडेट्स के साथ आ रही है KTM वाले। हाइप में भी रहती है। हाँ, हाइप में वो तो खैर रहेगी रहेगी। अब इसका कंपटीशन RS 457 आ गया है। हाँ पब्लिक सोच रही है कि ये लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए। तो सबसे पहला आपसे सवाल यही रहेगा कि जब आप ये बाइक लेने गए थे तो आपके माइंड में क्या था? देखो, आज से 1 साल पहले अप्रीलिया तो थी नहीं। हाँ जी। अभी अप्रीलिया आई है और उससे पहले ना टॉप नॉच बाइक जो थी, और ना R1 भी और R3 भी नहीं थी उस समय यामाहा की। R3 भी अभी कुछ दिन पहले आई है। बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा बजट में मेरे को जो एक, और मैं ना ड्यूक 390 का लवर भी था। मतलब शुरू से ही मेरे को एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो अगर मैं किसी बाइक से कंपेयर करूँ, चाहे वो फीचर हो, चाहे वो टायर हो, चाहे वो सस्पेंशन हो, चाहे वो लुक्स एंड डिज़ाइन हो, वो हर चीज़ में ना आगे रहे। बिल्कुल। तो ये ड्यूक 390 उस समय जब आई, क्योंकि मेरी पुरानी वाली जो ड्यूक 390 ना, मतलब मेरी नहीं, जो पुरानी वाली ड्यूक 390 है उसमें मेरे पैर नहीं आते थे। ओके। वो 835 mm की उसकी सीट हाइट थी और मेरी हाइट थोड़ी सी कम है। तो इस बाइक की सीट हाइट 810 mm की है, तो इस पे मेरे अच्छे से पैर आ जाते हैं। ये थोड़ी लाइट वेट भी है। तो मैंने को जब लगा कि हाँ यार, एक ऐसी बाइक आ रही है जो पावरफुल भी है, जिसमें फीचर भी हैं, और जो मैं मतलब पतला सा हूँ, स्किनी सा हूँ और मेरी हाइट कम है, तो ईजिली मैं चला लूँगा। और मैंने चला के भी देखा, तो ये बाइक फिर मेरे को पसंद आ गई। 3,63,000 की मेरे को ये ऑन रोड पड़ी थी। ओके ओके। तो भाई आपने ये तो अच्छे से बता दिया। मैं कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जो शायद बाकी लोग नहीं पूछे होंगे आपसे आज तक। आपको जो जब आपने पूरी बाइक खरीदी थी तो आपको ये चीज़ का मन में डाउट था कि यार ये बाइक अगर मैं लूँगा, क्या ये मेरी जो अगर इनकम सोर्स है उस पर इफेक्ट ना पड़ा जाए, या कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि इसका खर्चा, क्योंकि देखो KTM है तो खर्चा तो मांगेगी। एग्जैक्टली। और इस चीज़ को लेके जब आप माइंड में चलते हो कि यार खर्चा आ रहा है, तो क्या आप उसको माइंड को लेके थे कि यार क्या मैं इसको पाल पाऊंगा? जैसे अब देखिए, हम बाइक लेते हैं, हम एक बच्चे की तरह पालते हैं उसे। सही बात तो है भाई। अब जब आप एक बाइक ले रहे थे तो आपको माइंड में था कि यार क्या मैं इसको पाल पाऊंगा? देखो, मैं बताता हूँ, मेरे पास ना एक एक्स्ट्रा बाइक और है। ओके। यामाहा RN5। ओके। उसकी बहुत अच्छी माइलेज है। ठीक है। और मैं इस बाइक को भी अभी भी हाँ। मैं लोकल में नहीं चलाता। ठीक है। जैसे गली मोहल्ले हाँ, में या समझ कहीं गया। लोग आ जाने के लिए मैं इसको नहीं चलाता अभी भी। जैसे आपसे मिलने आया, कहीं दूर जाना हुआ, हाँ, हाँ। अगर जब तक 50 किलोमीटर की राइड नहीं है ना, मैं इस गाड़ी को नहीं निकालता। 40-50 किलोमीटर की राइड नहीं समझ है, गया। क्योंकि लोकल में मैं नहीं चाहता, क्योंकि इसकी ना हीटिंग इशू बहुत बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा है भाई। ठीक है। स्पेशली इस गाड़ी की ना, जो पुरानी वाली से भी गंदा वाइब्रेशन है। समझ गया। तो मैं नहीं चाहता लोकल में भी मेरे को ये चीज़ें फेस करने के लिए। अगर दूर जाना है, हेलमेट पहनना है, जैकेट पहननी है, शूज़ पहनने, तब मैं निकलूँ, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर लोकल में चीज़ें फेस करने के लिए मिलना, तो मैं नहीं करना चाहता। और रही बात, आप बता रहे थे कि मैं इसको पाल पाऊंगा या नहीं पाल पाऊंगा, तो ये गाड़ी मेरे दोस्त के पास भी थी, सेम ड्यूक 390 थी। तो जब हम उसके साथ चलते थे ना, हम साथ में ही सर्विस कराने जाते थे, साथ में ही गाड़ी को वॉश करवाते थे, साथ में ही गाड़ी के पार्ट्स लाते थे कंपनी से। तो मैं सारी चीज़ें देखता था और बहुत सारी चीज़ें, बीइंग अ ब्लॉगर, मुझे पता भी है कि गाड़ी के पार्ट्स कितने के हैं, कंपनी का फीडबैक कैसा है, इंश्योरेंस कितने का होता है। ये मुझे प्री प्लान था मेरे मन में कि अगर इतनी चीज़ें होंगी और मेरा बजट इतना है, तो मैं ये चीज़ें झेल लूँगा। ठीक है। तो इस वजह से मैंने लिया। बाकी कुछ लोगों को नहीं पता रहता, तो उन लोगों के लिए ड्यूक 250 बेस्ट है, वो भी अच्छी बाइक है। ठीक है भाई, सर अगला सवाल आपसे ये है, 390 ड्यूक बहुत बढ़िया बाइक है। KTM ने हस्कवर्ना इंडिया में ले आई। हस्कवर्ना के साथ उन्होंने स्वाट पिलियन 401 ले आई, जिसमें सेम इंजन है। वेट पिलियन भी आई। वेट पिलियन भी आई, उसमें 250 जो 250 वाला इंजन है, सेम इंजन है। तो क्या आप जब एक बाइक लेते हैं तो आप एक फ्रेंड को ये बोल सकते हैं कि हाँ यार तू उससे अच्छा ये ले ले, क्योंकि उसका पोस्चर ज्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस बाइक? देखो, मैं बताता हूँ, वो बाइक एक ऐसी है ना, अगर आप रोड पे लेके चलोगे, तो जब तक बाइकों की नॉलेज नहीं है ना, हाँ। तब तक उसको इतनी ज्यादा लाइक्स नहीं मिलेंगी। समझ गया। ना कोई इसको समझ पाएगा कि वो एक्चुअल में बाइक है, कि वो एक हॉलीवुड की जैसे मूवी आती है ना, बिल्कुल। वो उस टाइप की कुछ बाइक है। हाँ जी। और आप जो डेली लाइफ में देखते हो, डेली लाइफ के हिसाब से लुक्स देखते हो या इंडियन के हिसाब से देखते हो, तो वो आपको थोड़ा इसमें अच्छे से मिल जाते हैं। एक सुपर बाइक वाले देखना चाहो तो वो इसमें अच्छे से मिल जाते हैं। वो विट पिलियन और स्कॉट पिलियन ना कहीं रॉयल इनफील्ड की आपको हल्की हल्की याद दिलाएगी। वो टच मिलता है वहाँ पे, एक क्रूजर बाइक का कह सकते हो, वो टच मिलता है। एक एग्रेसिव बाइक का थोड़ा सा मिलता है, वरना मेरे को तो यार वैसे पसंद नहीं है। वो पावर बहुत अच्छी है, सारी चीजें अच्छी हैं, बट मेरा फीडबैक नहीं जाता। मेरे को एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए थी, फेड मेरे पास थी, पर मेरे को नेकेड चाहिए थी।
और नेकेड में थोड़ा मतलब कंफर्टेबल मेरे को बाइक चाहिए थी, तो कंफर्टेबल ये थी, तो फिर मैं इस वजह से गया। वरना स्कॉट पिलियन भी बहुत अच्छी बाइक है, बुरी नहीं है, बट मेरी पसंद नहीं थी, ठीक है, मैं जाना चाहता था। ठीक है। तो भैया आपसे अब अगला सवाल ये रहेगा, जैसे आपने ये तो बता दिया कि आपको शॉर्ट पिन पसंद नहीं आया, अब मार्केट में कंपटीशन आ चुका है, R3 वापस आ चुकी है, बजाज ने सबसे सस्ती 400 सीसी सेगमेंट की बाइक निकाल दी, NS 400 निकाल दी है, आपके पास D390 है, और हमारे पास अब RS 457 पे आ गई है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इस समय अगर ये ड्यूक 390 लॉन्च हुई होती ना, हाँ। तो मैं बहुत सारे कैटेगरी को या बहुत सारी बाइकों को देख के इस बाइक को लेता, या शायद इस बाइक को ना भी लेता। हाँ। देखो इस बाइक के अंदर मैं नेगेटिव पॉइंट बता देता हूँ जो बहुत आपको इफेक्ट भी करने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहला वाइब्रेशन बहुत बुरा है भाई, बहुत बुरा। आपने बहुत सारी बाइकों में देखा होगा, आप मेरी बाइक चलाना या इस वाली कैटेगरी की ड्यूक 390 को चलाना, आपको फील हो जाएगा ये वाइब्रेशन ना हाईवेज पे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। Okay. और आप इस बाइक को ना क्रूज करोगे, स्पेशली क्रूज करोगे जब आप मान लो यमुना एक्सप्रेस वे पे आप जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, लखनऊ जा रहे हो, तो इसको ना क्रूज करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये ना हाई आरपीएम चलती है थोड़ा, 3000 4000 के बाद ना ये थोड़ी सी ऐसी वाली बाइक है, ठीक है, थोड़ा जिगजैग करने वाली, ये ऐसा करने वाली। तो इसको आप क्रूज करोगे ना, तो इसका थोड़ा सा रहता है डिफिकल्टीज ना, मैन्यूवरेबिलिटी में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और क्या नाम है, आपको चलाने में भी क्रूज करने में ना, इसका देखो ये ना थोड़ा टाइट भी रहता है। समझ गया। वो इस वजह से तो क्रूज करने में इतना ज़्यादा इसको मज़ा नहीं आता, ये मेरे को अब पता चला। दूसरी चीज़, इसका हीटिंग इशू बहुत गंदा है। और एक चीज़ ना मैं आज भी फेस कर रहा हूँ, वो शायद बहुत लोगों ने नहीं बताई होगी, मैंने भी अपनी वीडियो में डाला था, अच्छे खासे व्यूज़ भी आए थे उस पर। यार इसका ना, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं तीसरे चौथे गियर पे चला रहा हूँ, जैसे ही मैंने हल्का सा क्लच पकड़ा ना, ये बंद हो जाती है। कभी कभी, ये नहीं कि हर बारी, कभी कभी बंद हो जाती है। मान लो अगर मैं 100 बार बाइक चला रहा हूँ तो ये 20 बार बंद हो जाती है ऑटोमेटिक। और रेस दे रहा हूँ, देते देते भी बंद हो जाती है। ओके, समझ गया। ऑटोमेटिक, पता नहीं इसके अंदर क्या है। फिर मैंने एक बार इसको क्या नाम है, क्लच का एडजस्टमेंट कराया था, कि मुझे लगा क्लच आगे पीछे हो सकता है, जिस वजह से ये पूरी वो नहीं कर पाती होगी ग्रिपिंग। तो मैंने थोड़ा सा तब थोड़ा 1 महीने 1.5 महीने ठीक चला, फिर मेरे को सर्विस मैंने कराई, फिर भाई वो सेम चीज़ें हो गई। तो मैंने कहा अभी लग रहा है ये इसका डिफ़ॉल्ट ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे फेस ही करनी पड़ेंगी। ठीक है भाई। तो ये चीज़ तो मैं समझ गया कि आपने 390 ली। अब जो RC 390 है, सेम सेगमेंट है, सेम बाइक, खाली फेयरिंग में है। मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि ये बाइक जो है अब RC 390 फेड हो गई है। आपके इस बारे में क्या ख्याल है कि RC 390 को इतना व्यूज क्यों नहीं मिल रहे मार्केट में? वो भाई जब से शुरू से आई है वो तब से फेड है। अच्छा। जब तक उसके लवर नहीं है ना, जब तक एक पावर के लवर नहीं है, तब तक उसकी तरफ नहीं जाते, क्योंकि वो ना थोड़ी बल्कि हो गई है। वो थोड़ी, जब पहले स्क्वीजी सी आती थी, एक उसका लुक्स एंड डिजाइन अच्छे से आते थे, लाइट हेडलाइट्स अच्छी आती, पीछे का बैक पैनल इतना अच्छा आता था, वो सारी चीजें चेंज हो गई। वो थोड़ा उन्होंने अब जैसा मर्जी टच दिया हो, बट अभी ड्यूक 390 नई आने वाली है, वो नए फीचर के साथ, ओल्ड स्कूल के साथ मैच होके आ रही है थोड़ी सी। एक नया इसमें टच दिया जाएगा और एक ओल्ड स्कूल वाला, तो जिस वजह से लोग, और पसंद की बात है यार, लोगों को बहुत सारी बाइकें नहीं भी पसंद आती, और मुझे भी RC 390 नई वाली इतनी पसंद नहीं है जितनी ओल्ड वाली है। ठीक है, कुछ सवाल मैं कुछ चीजें हैं जो मैं अपने मुंह से बताना चाहता हूं। इसके अंदर एक बुरी चीज और है जो मैं बताना भूल गया था, जो मैंने कवर अप भी कर रखे, ये इसकी हेडलाइट्स, ये मैंने पूरा रैप करा रखा है, ये किसी काम की नहीं है भाई। आप अगर इंडिया दिल्ली में रहते हो ना, स्पेशली दिल्ली, गुड़गांव, मतलब फरीदाबाद और ये गाजियाबाद आसपास में, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट बहुत सारी है, वहाँ पे भाई इसकी लाइट किसी काम की नहीं आने वाली। समझ गया। बहुत बहुत ना के बराबर थ्रो है इसका, इसलिए मैंने नीचे वाली लाइट लगवा रखी है, मैं दिखा देता हूँ। अभी दिख भी नहीं होगी, ये दिख रही, कोई दिक्कत नहीं। हल्का हल्का ये बंद करके, मतलब जब स्टार्ट करता तब चलेगा, दिक्कत नहीं। ये तो मैंने एक्स्ट्रा लगवा रखे, जिनको मैं इन्हीं को ही यूज़ करता हूँ, अदरवाइज इनको यूज़ नहीं करता। और एक चीज़ मेरे को और लगी थी, सर्विस इसकी ठीक है भाई, जितनी आपके XMR की ना उतनी इसकी होती है। ग्रेट। मेरी आगे की 3 सर्विस हुई थी इसकी, 2-3 सर्विस है, 1650 रुपए की। यार फिर तो बहुत, मेरे से तो सस्ती है आपकी तो टेक्निकली। हाँ सही है। 700-800 रुपए, 800-900 रुपए का इसका इंजन ऑयल था। 2 सर्विस के अलावा इसमें कोई डला भी नहीं। हाँ बोलिए। एक चीज़ मैं और बताता हूँ, इसका ड्रॉबैक ना, मैंने पीछे ना 180 सेक्शन टायर लगवा रखा है इसमें। ठीक है जी। और 180 सेक्शन टायर लगवाने का मेरा एक मेन रीज़न ये भी था कि एक तो नया था थोड़ा, एक कंटेंट बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मुझे वो भी चाहिए था, और इस गाड़ी पे शूट भी करता है थोड़ा सा ना, और जो इसके हिसाब से पावर है, ये टायर को आराम से झेल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट इस टायर का, इससे पहले जो टायर इसके अंदर ओरिजिनल टायर आते थे, कंपनी आगे वाला कंपनी वाला ही है, जो पीछे वाले टायर आते थे ना, 6000 किलोमीटर चले यार, वो तो खत्म हो गए। कम से कम 10,000 तो चलने, बिल्कुल यार, 10,000 तो मिनिमम ही होता है। मिनिमम इतने तो चलने चाहिए। और मैं बल्कि हार्ड एंड फास्ट नहीं चलाता, ठीक है, जब तक ट्रैवलिंग ना कर रहा हूँ, टूरिंग वगैरह अगर हाईवे मिल जाता तो 110 120, क्योंकि ये बनी भी इसलिए 110 120 चला लेता हूँ, वरना मैं इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं चलाता, ना इतना ज्यादा लीन वीन करता, ना जगह है दिल्ली में, बिल्कुल ना पहाड़ों के अलावा कहीं जगह है, तो पता नहीं टायर, और ना मैं बर्नआउट मारता, ना मैं स्किट वगैरह विली मारता, पता नहीं कैसे टायर खत्म हो गया यार। तो टायर की मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों का भी खत्म हुआ होगा, जिस वजह से मेरे को ऐसा लगा कि यार एकदम से 10,500 रुपए का 20,000 तो आगे वाला खत्म नहीं हुआ था, पीछे वाला ही खत्म हुआ। आपको जो कंपनी में स्टॉक टायर दिए थे वो कौन सी कंपनी के थे?
MRF के रेव्स होंगे। MHG लगे और हैं। आपने अभी मिशेलिन के लगाए हैं, हाँ ये मिशेलिन तो मिशेलिन का तो देखो समझ में आता है कि मिशेलिन का सबसे बेस्ट क्वालिटी रहती है मार्केट में लगाने की, उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो भाई ये सब तो बातें हो गई बाइक को लेके। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, KTM ने अभी रिसेंटली और जो ऑटो एक्सपो हुआ था उनने वहाँ पे अपनी सुपर ड्यूक लॉन्च कर दी। 3090 हाँ, और वो सारी इंडिया भी आ रही हैं। हाँ आ गई, तो आ भी अब गई, आ भी गई, आ भी एक डिलीवरी भी हो गई कोलकाता में। अच्छा। कोलकाता में जन केरला में। अब मेरा सवाल अब यहाँ के खत्म हो जाता है कि क्या अब आप अगर नई फ्यूचर में बाइक लेना चाहते हो तो क्या आप उसी KTM में जाना चाहेंगे? भाई देखो मैं KTM की तरफ अब नहीं जाऊंगा। अब नहीं जाओगे? ओके। मतलब ये KTM की वजह से नहीं जाऊंगा मैं, मतलब मैं वैसे ही नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मेरा धीरे धीरे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी तो मेरे को क्रूजिंग बाइकें पसंद आएंगी, समझ गया। एक सिंपल बाइकें पसंद आएंगी, मतलब जिनमें पावर हो बट उनका बैठने का पोस्चर, फैमिली का पोस्चर ऐसा हो। क्योंकि देखो ये बाइक हालांकि स्प्लिट सीट है, दिखने में अच्छी है, कंफर्टेबल है, फैमिली बैठ जाती है मेरी, खुश रहती है, बट थोड़े टास्क इसमें भी बढ़ जाते हैं, मम्मी पापा को लेके या कोई सामान लाना हो, मान लो चक्की जाना हो, कुछ सामान, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं उस हिसाब से, तो इसमें नहीं हो पाती। बाकी मैं एक ऐसी बाइक देखूंगा जस्ट लाइक हंटर का जैसे पोस्टर, हाँ, हंटर का पोस्टर बहुत अच्छा है। आगे चल के 2-3 सालों बाद, 4 सालों बाद ऐसा पोस्टर देखूंगा, इसके ज्यादा टॉप नॉच पे नहीं जाऊंगा। और टॉप नॉच पे जाऊंगा तो फिर एक ऐसी सुपर बाइक देखूंगा उसके अंदर भी कंफर्टेबल हो। एग्रेसिव मेरे को झुकना वुकना भी थोड़ा सा कम पसंद आता है। बाकी फीचर भाई इसके अंदर बहुत सारे हैं। वो तो एडजस्टेबल सस्पेंशन भी मैं बताना भूल गया था, ये रे आप चाहो तो यहाँ से मैं मसूरी गया था तो वहाँ पे ऑफ रोड मिला, मैंने इसको सॉफ्ट कर दिया, जब हाईवे पे आया, जब मेरे को भगानी थी 140-50, मैंने इसको हार्ड कर दिया। तो ये फायदेमंद तो है। तो आपको हैंडलिंग में प्रॉब्लम नहीं आती? कभी नहीं लगी भाई, ना हैंडलिंग पुरानी वाली में लगी इससे, ना नई वाली में लगी, और मेरे को तो बढ़िया लगती है। बस मुझे ना इसके अंदर वाइब्रेशन बहुत, मतलब यार मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं यामा ऑनर हूँ, इससे पहले मैं यामा चलाता था, उससे पहले भी यामा चलाता था, बेनेली भी चला रखी है मैंने, मतलब बेनेली का ऑनर भी था मैं, तो मेरे को भाई कभी वाइब्रेशन की आदत थी नहीं भाई। बहुत वाइब्रेशन है नहीं नहीं, इतनी अच्छी वाइब्रेशन नहीं है, वाली से भी ज़्यादा हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा यार। ये सोच लो, अगर आपने पहन रखे ना शॉर्ट्स वगैरह, नहीं चला सकते, नहीं चला सकते, गाड़ी बहुत जल्दी। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे इसका मीटर है ये, यहाँ पे लो लिखा हुआ है ना, हाँ जी। मतलब ये भी गाड़ी चलने की कंडीशन में नहीं है। थोड़ा सा स्टार्ट करोगे, फिर यहाँ पे ओके लिखा आएगा, फिर चलने की कंडीशन हो जाएगी, और जब गाड़ी गर्म हो जाती है ना तो यहाँ पे हाई भी लिखा आ जाता है। ओके। तो ये हाई पे ही चलती थी जब गर्मियों में चलती थी, इतनी गर्मी रहती थी इसके अंदर, तो ये सही चीज़ है। बाकी मैंने कुछ चीज़ें इसमें मॉड्स करा रखी है, ये मत सोचना कि ये ड्यूक 250 है ब्रांड का ना, ये इसके ऑरेंज कलर है, ये इसका जो क्या नाम है अलॉयज है, ये भी ऑरेंज कलर के हैं, आगे भी बहुत सारी चीज़ें जो चेंजेस है, तो ये नॉर्मल कलर नहीं है इसका, अटलांटिक ब्लू इसका जो कलर था अच्छा। बाकी बाइक बहुत अच्छी है, मुझे इतनी सारी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, वो वाइब्रेशन की मेन प्रॉब्लम थी जो मुझे लगी थी, अदरवाइज तो भाई हाँ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी हम दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, फोन को भी और इंटरकॉम को भी, दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। बट अगर इसका टर्न बाय टर्न नेविगेशन चलाना है ना तो हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, वो KTM का डायरेक्ट नहीं चलता। डायरेक्ट नहीं चलता, ठीक है। तो भाई आप अच्छा हाँ जी, माइलेज तो बताना भूल ही गया। मुद्दे की चीज की देती कितना है भाई, ये बहुत अच्छी माइलेज देती है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं थोड़ा सा नहीं चलाने वाला था, मैं कम चलाता हूँ। ये 24-25 के आसपास मुझे लोकल में, 24 के आसपास मुझे लोकल में दे दी थी, ये टायर लगने के बाद। ओके। और ये थोड़ा 180 सेक्शन हैवी टायर पड़ जाता है, और जब मैं नॉर्मल थी तो इसने मेरे को मसूरी जब मैं गया था हाईवेज पे कंटिन्यू, तो मेरे को 28 की भी दी थी। समझ गया। तो भाई बस लास्ट सवाल यही आपसे, आज की डेट में अगर एक ऐसा बंदा जो कॉलेज जा रहा है, कॉलेज पास आउट है, या कॉलेज में लेके जाना चाहता है इस बाइक को, या इस कैटेगरी की बाइक को, 400cc कैटेगरी की बाइक को, तो क्या आप उसे ड्यूक 390 रिकमेंड करेंगे? देखो मैं चाहता हूँ वो इसको छोड़ के ना, अगर देखो पहली बाइक ले रहा है, हाँ, अगर उसने कभी 150cc की 200cc की बाइक नहीं चलाई है, हाँ, तो इसकी तरफ ना जाए। ओके, ठीक है। वो ड्यूक 250 ले ले, तो ड्यूक 250 भी सेम इसी की तरह है, सेम इतने ही फीचर है, सेम ऐसे ही सारे फीचर है, आपका पैसा भी कम लगेगा, 2,85,000 रुपये के आसपास वो गाड़ी आपको मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बट आपने ऑलरेडी XMR चला रखी है, मान लो RS 200 चला रखी है, RM5 आपने चला रखी है, या आप एक पावर के लेके यूज टू हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 390 पे चले जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक स्टंट कल्चर में जाना चाहते हो, एक स्पोर्ट कल्चर में जाना चाहते हो, या आगे चल के आप एक सुपर बाइक लेना चाहते हो, तो स्लोली जैसे हम स्टेप बढ़ते हैं ना, वैसे आप स्लोली बढ़ो, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब सोचो, अब मैं आपने पहली बाइक ले ली ड्यूक 390, आपने सोचा ये तो यार 800-900 की सर्विस हो जाएगी, अब मैं सर्विस सेंटर पे जा रहा हूँ, उसकी सर्विस करा रहा हूँ, वहाँ पे मैं फ़ोन पे करवा रहा हूँ कि भाई 2,500 रुपये कर दियो, 3,000 रुपये कर दियो, तो चीज़ें कुछ पहले से पता होनी चाहिए। तो ये पावर जो है वो एक्चुअल में कुछ लोगों के बस की नहीं है हैंडल करना। है यार, मैं भी मानता हूँ कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैं भी इसके साथ यूज टू नहीं हो पाता, जैसे इसकी पावर है ना, जैसे मैं हार्ड एंड फास्ट चलाने की सोचूं तो मुझे भी डर लगता है। इसकी डिलीवरी बहुत अच्छी है पावर की, बहुत अच्छी है। तो जैसे 1 साल हो गया, मेरे को भी अभी डर लगता है इसमें, बहुत चीज़ों में, हर चीज़ में तो नहीं, बहुत चीज़ों में मुझे भी डर लगता है। बाकी जब लोग यूज टू हो जाते हैं तो फिर सारी चीज़ें ईजी हैं। तो कहने की बात सारी ये है कि अगर आप एक हार्ड एंड फास्ट बंदे हैं जो अपग्रेड करना चाहते हैं 200cc से, तो ही आप ये बाइक लें। अगर आप एक फ्रेशी हैं या कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, कॉलेज जाना चाह रहे हैं,
तो भाई का मानना ही है कि वो ड्यूक 390 रिकमेंड नहीं करेंगे। हाँ, ड्यूक 250 ले लें या तो NS 400 ले लें या तो, और ये जो आप लेने वाले थे N250 ले लें। N250 ये गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, आपको माइलेज भी देंगी, आपको लुक्स भी प्रोवाइड कराएंगी, साथ ही साथ फीचर भी देंगी, और आपकी जो सर्विस की वो है पैसे प्राइस वो भी कम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें सारी चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। तो भाई इसी नोट पे इस वीडियो को हम यही एंड करना चाहेंगे। भाई का बहुत बहुत थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए। भाई का खुद का चैनल है रेडी टू फ्लाई के नाम से। भाई बहुत अच्छा काम करते हैं, बाइक के रिव्यूज़ करते हैं, बाइक की वीडियोस बनाते हैं, तो आप प्लीज़ उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, हमारा प्यार उनकी तरफ पहुंचाएं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।